क्रेडिट कार्ड तो आपको मिल गया, मतलब पहली पहली बार। अब क्या क्या आप फैमिली के भीतर अधिक रिस्पेक्ट कमांड करने, मित्र मंडली के सामने शो ऑफ करने, या फिर महिला मित्र को इम्प्रेस करने, इनमें से कौन से या कौन कौन से विचार आपके मन में उमड़ घुमड़ कर रहे होंगे, या फिर अत्यंत समझदारी के साथ इसको काम में लेना चाहते होंगे मगर मालूम नहीं कैसे। आइए हम बताते हैं। मित्रों, विगत एक सप्ताह में अभिव्यक्ति चैनल पर हमने क्रेडिट कार्ड के फायदों और नुकसानों पर एक 7 कड़ियों की सीरीज शुरू की थी। पिछली 6 कड़ी आप देख चुके होंगे। ये 7वीं और अंतिम कड़ी है और हर दृष्टि से सबसे ज्यादा लाभकारी भी। इस कड़ी में आप जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को समझदारी के साथ कैसे काम में लेना चाहिए। ये हमारी सोच भी है और इच्छा भी कि आपको या क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से ना गुजरना पड़े। मित्रों, अभिव्यक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वेद गुप्ता आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। आगे बढ़े उसके पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर भी टैप करें ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस न हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। कोई प्रश्न मन में हो तो कमेंट के जरिए अवश्य पूछें। तो चलिए बेशकीमती जानकारी से भरे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में हाल के वर्षों में क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है। पहले डेबिट कार्ड प्रमुखता से चलन में थे, परंतु अब क्रेडिट कार्ड के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। बैंक नए ग्राहकों को आकर्षित करने, कार्ड होल्डर्स द्वारा खर्च को प्रोत्साहित करने और फाइनेंशियल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के रूप में उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड की धरातल पेश करने लगे हैं। बैंकों का उद्देश्य न तो समाज सेवा का है और न ही वे समाज सेवी संस्थान है। बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अन्य एनबीएफसी संस्थानों का एकमात्र लक्ष्य अपने कस्टमर बेस का विस्तार करना है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। आए दिन लुभावने ऑफर लॉन्च करके वे अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए वे डीएसए की सर्विसेज लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जब प्रोस्पेक्ट्स यानी संभावित ग्राहक अनेक लाभ वाले क्रेडिट कार्ड का ऑफर देखते हैं तो वे क्रेडिट कार्ड लेने का मन बना लेते हैं और ऐसे कार्ड के लिए हाई एनुअल फीस का भुगतान करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड मिल गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपने कार्ड की बिलिंग साइकिल को समझ लीजिए और साथ ही उसके पेमेंट की ड्यू डेट को भी। ध्यान रखें कि बाद में ना तो बिलिंग साइकिल चेंज होती है और ना ही ड्यू डेट। हालांकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अब नया क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले आपकी सहमति से ही बिलिंग साइकिल तय हो सकेगी और ड्यू डेट उसी पर आधारित होगी। पहले ये सोचिए, चाहे आप सर्विस करते हो या व्यापारी हो, उद्योगपति हो या फ्रीलांसर हो, आपकी मासिक आमदनी कब आपके हाथ में आती है और कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट से आप कैसे तालमेल बिठाते हैं। अनेक लोग ड्यू डेट का इंतजार करते हैं या फिर बैंक की ऐप में ऑटो पे सेट कर देते हैं, चाहे वो फुल अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू के लिए हो। तरीका अच्छा है, इससे भूलने का खतरा नहीं रहता। परंतु यदि आपने कार्ड के जरिए खर्च करना शुरू कर ही दिया है और बिल जनरेट हो चुका है तो ड्यू डेट का इंतजार न करके अपने सरप्लस फंड्स को डायरेक्टली कार्ड के पेटे पेमेंट करते चले। ऐसा करने से आप टेंशन फ्री तो रहेंगे ही, साथ ही ड्यू डेट आते आते आपको शेष अदा करने वाली रकम भी कम हो चुकी होगी। ये तरीका उस हालात में विशेष प्रभावी है जब आप ड्यू डेट पर मिनिमम अमाउंट अदा कर रहे हो और बैलेंस अमाउंट को अगले बिल तक के लिए बकाया रहने देते हो। बीच बीच में कार्ड के पेटे पेमेंट जमा कराते रहने से आप ब्याज की बहुत बड़ी मार से बच जाएंगे। वैसे तो हर कोई अपनी आमदनी या बचत को अपने सेविंग अकाउंट में रखता है, परंतु उसमें आपको कौड़ियों जैसा ब्याज मिलता है, जबकि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पर प्रतिदिन बहुत ऊंची दर से ब्याज लग रहा होता है। दूसरे शब्दों में आप अपने सेविंग खाते से कार्ड के खाते में पेमेंट ट्रांसफर करते चले। कार्ड की बिलिंग के पेटे कैश पेमेंट न करें, क्योंकि कोई बैंक कैश पेमेंट पर चार्ज भी लगा देते हैं। कुछ विकसित देशों में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सभी खर्च क्रेडिट कार्ड से ही करता है और आमदनी की सभी ट्रांजैक्शंस सीधे क्रेडिट कार्ड खाते में ही डालता है। ऐसा करने से उन लोगों को भारी भरकम ब्याज की मार पड़ती ही नहीं है, क्योंकि उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बहुत कम या फिर निल रहता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप नियमित तौर पर क्रेडिट कार्ड से ही आवश्यक खर्चे करना पसंद करते हैं तो प्रयास करें कि जैसे ही नई बिलिंग साइकिल शुरू हो तभी वह खर्चा करें। इससे फायदा यह होगा कि आपको उन ट्रांजैक्शंस पर लगभग 50 दिन की उधार मिल जाएगी। अगर आप बिलिंग साइकिल की समाप्ति के नजदीक खर्चा करेंगे तो आपको मात्र 20 दिन की उधार मिल पाएगी। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो अपने आउटस्टैंडिंग को पूरा क्लियर करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत यदि आपको पहले से ही विचार है कि आप मिनिमम ड्यूज ही अदा करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए।
मित्रों, अब ये तो दोहराने की जरूरत नहीं है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर बैंक ने 2.5 से 3.5% प्रति माह की दर से ब्याज वसूलना है। लिहाजा आप ड्यू डेट का इंतजार न करें। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ज्यादातर बैंक 2.5 से 3,000 या उससे अधिक की सिंगल ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदलने की सुविधा देते हैं। ईएमआई 3, 6, 9 और 12 महीने की हो सकती है। 3 महीने की ईएमआई पर ब्याज दर 15% और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 12 महीने की ईएमआई पर ब्याज दर 18% तक लगाई जाती है। किसी भी ऐसी सिंगल ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदलने पर बैंक अमूमन 250 रुपए सर्विस चार्ज और जीएसटी भी लेते हैं। ये भी अगले बिल में जोड़ दिया जाएगा। अगले बिलिंग साइकिल में आपको पहली ईएमआई का भुगतान भी करना होगा। इस तरह से आप भयंकर वाली ब्याज दर से सरलता से बच जाएंगे। अभी आप पर निर्भर है कि आपको कितनी ईएमआई करवानी है। यदि आपको मात्र किसी एक महीने में ही पैसे की कठिनाई है तो आप 3 महीने की ईएमआई कराएं और अगले महीने ही ज्यादा अमाउंट जमा करा दें। बस आपको सावधान करना चाहता हूं कि यदि आपके खर्चे बंधे हुए हैं और आमदनी में शॉर्टफॉल रहने लगा है तो इस समाधान को लगातार काम में लेने से बचे, क्योंकि ईएमआई करवाते ही आपकी अवेलेबल लिमिट खर्च वाली ट्रांजैक्शन जितनी कम कर दी जाएगी। ऐसा लगातार करते रहेंगे तो जल्दी ही आपकी कार्ड लिमिट भर जाएगी और आगे आप कार्ड को इमरजेंसी में भी काम नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि हर महीने बंधे हुए खर्च को ईएमआई कन्वर्ट कराते रहने से ईएमआई की किस्तें जुड़ जुड़ कर आती रहेंगी। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि जो रकम ईएमआई में कन्वर्ट हो चुकी है उनको मिनिमम अमाउंट ड्यू में ही अलग से जोड़ दिया जाता है, जिससे मिनिमम अमाउंट ड्यू की रकम बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, बैंक यदि फुल अमाउंट का 5% मिनिमम ड्यूज बिलिंग में दिखा रहा है तो जितनी भी ईएमआई ट्रांजेक्शन है उनकी किस्तें भी मिनिमम अमाउंट ड्यू में अलग से जोड़ी जाएगी। यानी 5% वाली रिलीफ का पूरा फायदा तो मिलेगा नहीं, बल्कि मिनिमम अमाउंट ड्यू की फैसिलिटी भी ज्यादा दिन तक रिलीफ नहीं दे पाएगी। इसलिए ईएमआई की फैसिलिटी इमरजेंसी में ही लेनी चाहिए, न कि लगातार। एक बात और यह भी बहुत जरूरी है, यदि आपके कार्ड की अवेलेबल लिमिट सैंक्शन लिमिट के नजदीक आने वाली है तो सावधान हो जाइए। जैसे ही अवेलेबल लिमिट 0 या माइनस में चली जाएगी, ओवर लिमिट पेनल्टी भी लगाना शुरू कर देगा, चाहे 1 रुपए से ही ओवर लिमिट हो गई हो। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स ऐसी भी हरकत करते हैं कि आपकी सैंक्शन लिमिट को स्वतः ही कम करके आपको सूचित कर देते हैं। ऐसी दशा में आपके कार्ड पर ओवर लिमिट पेनल्टी लगने का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है और बैंक के कॉल सेंटर पर कितना भी समझाएंगे एक ही जवाब मिलेगा कि बैंक के ऑडिटर्स का डिसीजन है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए कार्ड पर खर्च को सीमित रखेंगे तो इन परेशानियों से दूर रहेंगे। पिछली कड़ियों में बता चुके हैं कि यदि फुल अमाउंट या मिनिमम अमाउंट चुकाना आपके सामर्थ्य के बाहर हो गया है तो सबसे सही तरीका है कि किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेकर कार्ड की ड्यूज चुका दे। तो पर्सनल लोन भी कुछ लंबी अवधि का लेकर उसको भी शॉर्ट टर्म में वापस चुका दे। यही सबसे सरल तरीका है। अगर ये भी संभव नहीं है तो किसी दूसरे कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर कर लें, बशर्ते आपके पास एक से अधिक कार्ड हो। वैसे भी एक से अधिक कार्ड रखने वालों को अपने खर्च को उस कार्ड से करना चाहिए जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अधिक मिलते हो। अगर ऐसा नहीं है तो अपने पूरे खर्च को अपने सभी कार्ड्स पर लगभग बराबर बांटकर खर्च करें। इसका एक कारण और भी है। सिविल स्कोर की गणना में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग टोटल लिमिट के 30% के भीतर या आसपास हो तो वह अच्छे स्कोर के लायक है। इसलिए टोटल स्पेंडिंग को इस रेंज से बाहर न जाने दें। अब आगे की बात, अच्छे क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने की खातिर कार्ड होल्डर को कार्ड से खर्च उतना ही करना चाहिए जितना वह ड्यू डेट पर बिना देरी के चुका सके। कभी कभी ओवर स्पेंडिंग हो जाने की दशा में अगर आप मिनिमम या फुल पेमेंट नहीं कर पाए तो किसी अन्य व्यक्ति से लेकर बिल अदा करें, क्योंकि डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक फुल आउटस्टैंडिंग पर पीनल इंटरेस्ट लगा देगा। अधूरा या देर से दोनों दशा में पीनल इंटरेस्ट लगवाने से बेहतर है किसी से लेकर बिल को चुका देना। अब बात डिफॉल्ट की। सब ध्यान रखने और हर संभव कोशिश के बाद भी यदि आप डिफॉल्टर हो गए हैं तो आपके पास कलेक्शन एजेंसी से कॉल आने शुरू हो जाएंगे। आप उनको कितना भी समझाएंगे, कितना भी भरोसा देंगे, मगर दिन में 10-10 दफा अलग अलग नंबरों से अलग अलग व्यक्ति कॉल करेंगे। ये कॉल आना तभी रुकेंगे जब आप ड्यूज क्लियर कर देंगे। आप कितना भी कहें, सामने वाला कहेगा ये सिस्टम जनरेटेड कॉल्स है, हम कुछ नहीं कर सकते। कॉल्स तो तभी रुकेंगे जब आप पेंडिंग ड्यूज चुका देंगे। अगर आप कुछ ज्यादा बोल गए तो ये लोग आपसे अभद्र भाषा में बोलने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
और फिर आपके पते पर आना शुरू करेंगे, वगैरह वगैरह। कई बार तो कलेक्शन एजेंसी के दबंग गाली गलौज तक कर जाते हैं, दादागिरी की धौंस भी दिखाते हैं, आपकी शांतिपूर्वक चल रही जिंदगी में खलल पैदा कर डालते हैं। इसलिए मित्रों, ये आपके हित में है कि आप कार्ड के जरिए उतना ही खर्च करें जितना आप समय से चुका सकें। आपको इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना चाहिए और रिफ्रेश करने के लिए यदा कदा दोबारा भी देख लेना चाहिए। और एक बात, अगर आपके सर्कल में कोई भी ऐसा है जिसने हाल ही में क्रेडिट कार्ड लिया हो, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें, वो आपको दुआ देंगे। मित्रों, अब इस फाइनल एपिसोड को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मित्रों, जिस तरह बैंकों से रोज वास्ता पड़ता है, उसी प्रकार हमारा वास्ता डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और हॉस्पिटल से अक्सर पड़ जाता है। निकट भविष्य में हम इनके लूट खसोट के काले कारनामों पर से पर्दा उठाने के मकसद से अनेक वीडियो बनाएंगे। इसलिए आज आपसे खास निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि अनेक अति महत्वपूर्ण विषयों पर बनने वाले हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।